गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हल्द्वानी सिटी गोलापार से मैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज सेमेस्टर 1 का पेपर 1। बच्चों, नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी का सिलेबस अब चेंज हो चुका है। अब इंग्लिश को हम लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक ही पेपर होगा आपका सेमेस्टर 1 में, और हर साल आपको 2 सेमेस्टर करने होंगे। इस समय सेमेस्टर 1 में आपके पास पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज। पेपर 1 में आपका टॉपिक है, ये 6 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें आपको 6 क्रेडिट स्कोर करने होंगे। और इस पेपर में यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू जॉनर्स, जो कि पोइट्री का, जिसमें आज मैं पार्ट लेकर आई हूँ, इसमें आज हम पढ़ेंगे पोइट्री। पोइट्री क्या है, पोइट्री के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, कब आई, किस समय आई, और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या इसके एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम इंग्लिश को हमेशा 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक होता है लैंग्वेज, एक लिटरेचर, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। लैंग्वेज में हम ग्रामर पार्ट को पढ़ते हैं, इसमें सारे ही ग्रामर पार्ट्स आ जाता है। और लिटरेचर में हम सारा रिटन वर्क, जो कि या तो पोइट्री के फॉर्म में है, या प्रोज के, या ड्रामा के, या मैनी अदर, हम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के 2 पार्ट्स हो गए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके बाद अब हम ये जानते हैं, बिफोर गोइंग टू पोइट्री वी शुड नो कि व्हाट लिटरेचर इज। लिटरेचर क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, पीस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट्स, especially novels, plays and poems। लिटरेचर वो है, ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी के अनुसार, कि वो पीस ऑफ राइटिंग है, वो लिखने का पार्ट है जिसको कि हम आर्ट्स की तरह हम फॉर्म करते हैं, वैल्यूड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, जो कि आर्ट का एक वर्क है। स्पेशली उसमें क्या क्या इंक्लूड है? नॉवेल्स, प्लेस और पोएम्स। ऐसे तो आर्ट्स में फाइन आर्ट्स भी आती हैं, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब भी आता है, बट हम उस पार्ट को कंसीडर करते हैं जो कि रिटन फॉर्म में हमारे पास आता है। तो इन शॉर्ट वेज, इन लेमैन्स लैंग्वेज, वी कैन से दैट एनी रिटन वर्क इज़ नोन एज लिटरेचर। और वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिटरेचर की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में हम जो पढ़ते हैं, लिटरेचर में उसके 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं। 3 मेजर फॉर्म्स क्या हैं? पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। इनको हम 3 पार्ट में लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो मेजर फॉर्म्स पोइट्री है। अब पोइट्री क्या है? पोइट्री कोई भी जो मीटरिकल कंपोजिशन है, यानी कि जिसको हम छंद में, या राइम होती है, रिद्म होती है, जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी हो, उसको हम पोइट्री कहते हैं। और ड्रामा वो है जो कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जिसका एम होता है टू परफॉर्म इन द स्टेज, टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। प्रोज क्या है? प्रोज कोई भी नॉन मीटरिकल कंपोजिशन है, यानी कि जिसमें हम SVO फॉर्म फॉलो करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस होता है और जिसमें कोई मीटर, कोई छंद, कोई राइम, कोई रिद्म नहीं हो, दैट इज प्रोज। ठीक है, इन 3 मेजर फॉर्म्स में, इन 3 कैटेगरीज में हम लिटरेचर को डिवाइड करते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोइट्री क्या है, व्हाट इज पोइट्री, देन यू हैव टू राइट सम डेफिनेशंस ऑल्सो। और डेफिनेशंस हम क्यों पढ़ते हैं?
ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में उसका पिक्चर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम लेंगे, एक्चुअली पोइट्री की जो डेफिनेशन है वो है इतनी है जितनी कि पोएट्स हैं। ऐसा कहा जाता है, देयर आर एज मैनी डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री एज देयर आर पोएट्स। पोइट्री की इतनी डेफिनेशंस हैं जितने की पोएट्स। अब पोएट्स भी वर्ड में अनगिनत हैं, सो एज द डेफिनेशंस ऑफ द पोइट्री। जनरली वी कैन से पोइट्री इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर रिटन इन मीटर। हम जो जनरली, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पोइट्री क्या है, एक पीस ऑफ लिटरेचर है जो कि मीटर में लिखा जाता है। और मीटर क्या हुए, छंद, जिसको हम हिंदी में प्रॉपर बोलते हैं छंद। या फिर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ड। पोइट्री में क्या है, इमेजिनेटिव, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है। एंड एस्थेटिक जिसमें सौंदर्य बोध जिसे हम कहते हैं, उसके रिक्रिएशन, उसको दोबारा से क्रिएट किया जाता है, उस दुनिया को दोबारा से क्रिएट किया जाता है एस्थेटिक दुनिया में। जो हमारे आसपास दुनिया है वो है, सुंदर है, पर उसको रिक्रिएट किया जाता है पोइट्री में इमेजिनेशन के थ्रू। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। अब हम कार्लाइल के शब्दों में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं पोइट्री इज़ द म्यूजिकल थाट। पोइट्री क्या है, एक म्यूजिकल थाट है, एक थाट है जो कि म्यूजिकल वे में प्रेजेंट किया जाता है। एंड अनदर definition is there, Matthew Arnold's definition, that is poetry is a criticism of life। पोइट्री क्या है, जिंदगी की क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, समालोचना, जिसमें हम अच्छाई और बुराई सबको एक समान रूप से देखकर चलते हैं। तो पोइट्री हमारे को अच्छाई और बुराई भी सिखाती है और वो हमें ज़िंदगी का एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। एरिस्टोटल, अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। एरिस्टोटल की डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है। वो कह रहे हैं अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, एक ऐसी पिक्चर है जो बोलती है। यानी कि अगर आप कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर, कोई भी आप पोएम पढ़ेंगे तो वो अपने आप में ही अपनी बात कहेगी, ऐसे कहेगी कि आपको ये फील होने लगेगा कि किसी मुर्दा में भी जान है ना। स्पीकिंग पिक्चर, उसमें पिक्चर जो है वो बोलती भी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सब चीज़ें बोल उठेंगी। और जिसका एंड होता है, एंड हेयर मीन्स एम, जिसका एम होता है, उद्देश्य होता है टीच हेयर मीन्स सिखाना, टू गिव सम मॉरल वैल्यूज़, टू इम्पार्ट सम मॉरल वैल्यूज़ टू अस, एंड डिलाइट, और खुशी प्रदान करना। तो ये उसके एम्स होने चाहिए, तब वो एक पोइट्री है। अनदर डेफिनेशन इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो आपके प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड, जो इनका बहुत ही फेमस वर्क है, उसमें ये लिखते हैं पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस मीन्स कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस, जो स्वच्छंदी आए, जो अपने आप ही आए, जो नेचुरल आए, उस ओवरफ्लो क्या होता है, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। अगर ग्लास में पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा भर दो तो वो ओवरफ्लो हो गया, है ना। उसके ब्रिम को क्रॉस कर जाए, ग्लास का जो ब्रिम होता है, ग्लास का अपर पार्ट इज़ नोन एज ब्रिम, उस ब्रिम को क्रॉस कर जाए तो दैट इज़ ओवरफ्लो। अब वो ओवरफ्लो यहाँ पे किस चीज़ का है, पावरफुल फीलिंग्स का। आपके अंदर बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स हैं, उनका ओवरफ्लो हो गया है आपके अंदर, तब एक नेचुरल वे में निकल के आती है पोइट्री। देखिए कितनी सुंदर डेफिनेशन है। इट्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और ये अपना ओरिजिन कहाँ से लेती है, कहाँ से आती है ये पोइट्री, फ्रॉम इमोशंस। आपके इमोशंस मीन्स आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जिनको आप दबाना चाहो तो भी दबा ना पाओ, तो वो इमोशंस कहलाती हैं। तो ऐसी इमोशनल आपके ऐसे इमोशंस निकल के आते हैं जो कि रिकलेक्टेड, जब वो एकत्रित किए जाते हैं, दोबारा से करेक्ट किए जाते हैं ट्रैंक्विलिटी में, इन द मेंटल पीस। ट्रैंक्विलिटी हियर मीन्स मेंटल पीस। जब आपके अंदर मेंटल पीस हो, शांति हो, उस समय वो आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा हो और ऐसी फीलिंग्स हो जो बहुत ही स्ट्रांग हो, तब वो उस शांति की अवस्था में, उस पीस की अवस्था में वो आपके पास आप एक पोइट्री लिख लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल में जब हो कहीं तूफान, उमड़ आते हैं कहीं अरमान,
उठ जाती है कलम अपने आप ही, छप जाते हैं कागज़ पर अरमान। तो ये वही बात है कि आपके जो सारी फीलिंग्स हैं, यहाँ पे अरमान है मीन्स फीलिंग्स, जो आपकी सारी फीलिंग्स हैं वो पोइट्री के फॉर्म में निकल के बाहर आती हैं जब आपके माइंड में ट्रैंक्विलिटी हो, पीस की अवस्था में हो आप, तब आपकी ये पावरफुल फीलिंग्स निकल कर आती हैं। सिडनी, अब सिडनी क्या कहते हैं अपनी एपोलॉगीज़ फॉर पोइट्री में, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, पोइट्री इज़ ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स द मोस्ट एंशियंट एंड ऑफ द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी एज फ्रॉम वेंस अदर लर्निंग्स हैव टेकन देयर बिगिनिंग्स। पोइट्री जो है, जितनी भी ह्यूमन लर्निंग्स हैं, जितने भी मानव ने जितने भी सीखा है आज तक, जो भी उसने बनाया है, क्रिएट किया है, सीखा है, बनाया है, उन सब में सबसे पुरानी क्या है? पोइट्री है। और इसकी इतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी है कि जब और सारी लर्निंग्स, जब और सारी विधाएं, चाहे वो प्रोज हो, ड्रामा हो, ये सब क्या है अपनी बिगनिंग्स पे थी, स्टार्टिंग पे थी, उस समय ये अपनी फादरली एंटिक्विटी, उस समय अपनी ये पहचान बना चुकी थी फादर के रूप में, यानी कि उन सब के रूप में ये पूरी, जब वो अपनी स्टार्टिंग की अवस्था में थी उस वक्त ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लिश हमारे पास कब आई, सब्जेक्ट्स भी हमारे पास जैसे कई होते हैं, इसको मैं और एलैबोरेट करूं तो मैं आपको बताऊं कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स 3 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? रैशनलिज्म पढ़ते हैं। कॉमर्स में हम बिजनेस पढ़ते हैं। और आर्ट में हम क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। पेंटिंग भी लिटरेचर से पहले आई थी। पेंटिंग तो और उससे कई साल पुरानी हो गई, 5000 BC पूर्व, 5000 BC पूर्व हो गई है पेंटिंग्स, उससे भी पहले आई थी पेंटिंग। उसके बाद आई है ये लिटरेचर, और लिटरेचर में भी सबसे पहले आई थी पोइट्री, और ये पोइट्री आई थी लगभग 7th सेंचुरी BC, जब एंग्लो सेक्शन पीरियड था। बल्कि अगर हम सही मायने में बोलें तो 2500 BC में ग्रीक लोग ऑलरेडी पोइट्री कर चुके थे। ग्रीक लिटरेचर बहुत ही एनरिच लिटरेचर था, जिसमें ग्रीक लोग ऑलरेडी पोइट्री कर चुके थे 2500 BC में। तो पोइट्री इतनी पुरानी है। अब आप समझ सकते हो BC और AD 2 होते हैं, है ना, BC और AD। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले का टाइम। उस टाइम उल्टा चलता था काउंटिंग्स, और अब जो है सीधे चल रही है। AD मीन्स एनो डोमिनी। अब हम AD में हैं, अब AD में हम आगे जैसे 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, 22 सेंचुरी में आगे, 23 सेंचुरी में आगे, है ना, ऐसे चलेंगे आगे। तो ये सब क्या है, ये पोइट्री कब आई थी? 7th सेंचुरी BC में। अब आप समझ सकते हो कितनी पुरानी है ना। ये आ गई थी एंग्लो सेक्शन पोइट्री में। तो जिस समय सारी विधाएं अपनी शुरुआती अवस्था में थी, उस वक्त ये पोइट्री अपनी फादरली एंटिक्विटी, अपनी पहचान एक फादर के रूप में बना चुकी थी सभी विधाओं को लेकर। अर्नोल्ड सेज, अब अर्नोल्ड की देखते हैं हम, इसीलिए हम कहते हैं कि अर्नोल्ड जो हैं वो ये कहते हैं, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज़ इमेंस। पोइट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत ज़्यादा विस्तृत है, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि ये बहुत पुरानी विधा है और सबसे पहले आ गई थी। तो अब हम पोइट्री के बारे में सब जान चुके हैं कि व्हाट पोइट्री इज़, और पोइट्री के बारे में कई सारी डेफिनेशंस वी आर नोन। अब हम चलते हैं, इन सभी डेफिनेशन से निकलकर कुछ एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स पोइट्री के निकल कर आते हैं, जो इन्हीं डेफिनेशन से निकल के आते हैं। और वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है इमेजिनेटिव। पोइट्री क्या है? पोइट्री का सबसे ज़रूरी पार्ट जो है, सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इमेजिनेटिव। वो इमेजिनेटिव होती है, उसमें पोएट कुछ भी हो, कुछ भी लिखता है, वो हमेशा उसकी इमेजिनेशन पे बेस ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ अगर वो क्रिएट कर रहा है तो वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर रहा है। हमारे आसपास का जितना भी वर्ड है बहुत सुंदर वर्ड है, पर क्या है, उसमें अपनी इमेजिनेशन को वो मिक्स करके फिर उसमें पोइट्री लिखता है, तब वो हम तक पहुंचती है। तो इमेजिनेशन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ पोइट्री, राइटिंग पोइट्री। एंड सेकेंड इज एस्थेटिक। एक एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोध, यानी कि हमें द सेंस ऑफ ब्यूटी, वी शुड हैव सेंस ऑफ ब्यूटी, वी ऑल हैव सेंस ऑफ ब्यूटी, बट द पोएट हैज़ मोर देन अस दिस सेंस ऑफ ब्यूटी। हमसे ज़्यादा जो पोएट्स के अंदर होता है, इससे हमसे ज़्यादा ये एस्थेटिक सेंस उनमें पाया जाता है। एस्थेटिक सेंस अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर समझाऊँ
तो आप कोई भी चीज़ अगर देखते हो, कभी वो लगती है अरे ये तो बहुत सुंदर है, कभी लगती है कि नहीं नहीं इट इज़ नॉट सो गुड। तो दैट इज़, आपको क्यों ऐसा फील होता है, ये एक हमारा एस्थेटिक सेंस हमें बताता है कि क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ नहीं है, क्या अच्छी क्या नहीं। तो पोएट्स क्या है, अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके एक एस्थेटिक सेंस से एक बहुत अच्छी पोइट्री को क्रिएट करते हैं। इसमें थर्ड एलिमेंट हो गया इमोशंस। डेफिनेटली ये हमारे इमोशंस का ओवरफ्लो ही है, जैसे मैंने अभी पहले भी समझाया था। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, इसे रिक्रिएशन क्यों कहा गया है पोइट्री को? देखिए, एक वर्ड है जो हम लोग देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ, है ना। माना कोई ट्री है या कोई पक्षी है तो वी कैन सी इट। अब पोएट उसको लिख रहा है अपनी लैंग्वेज में जो उसने समझा है, उसमें वो इमेजिनेशन को मिक्स करेगा, अपने इमोशंस को मिक्स करेगा, उसके बाद एस्थेटिक सेंस को मिक्स करेगा, और फिर उसके बाद एक रिक्रिएशन, एक अच्छी सी क्रिएशन होके आएगी जिसको हम बोलेंगे पोइट्री। और ये ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जो हम ओरिजिनली वर्ड देखते हैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अपीलिंग पावर। पोइट्री में हमेशा अपीलिंग पावर होती है, क्योंकि उसमें जब इतना सब मिक्स हो जाएगा, इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंस, इमोशंस, और तब वो जाके बन के तैयार होगी, तो नेचुरल सी बात है वो हमें बहुत ज़्यादा अपील करेगी, हमें बहुत ज़्यादा टच करेगी, और उसकी अपीलिंग पावर हमारे लिए ज़्यादा होगी। सबलाइम थॉट्स नेक्स्ट एलिमेंट है। सबलाइम थॉट्स, इसमें जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, निम्न लो कैटेगरीज के थॉट्स की इसमें कोई स्पेस नहीं होती, कोई नीची बात नहीं करता है पोएट, है ना, तभी वो एक पोएट है। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि अभी प्लेटो ने भी बोला था, पोएट्री इट्स टेक, प्लेटो ने भी बोला था कि इट्स एम इज़ टू टीच एंड डिलाइट, ऐसे ही था ना। तो एम इज़ टू टीच एंड डिलाइट, तो ये इसका एम क्या है, टीच, समझाना, सम टू इम्पार्ट सम मॉरल वैल्यूज़, टू गिव सम मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। कंसाइज, कंसाइज मतलब जैसे हम कबीरदास को बोलते हैं गागर में सागर भर देना, इन द सेम वे ये कंसाइज होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है, बहुत कम शब्दों में, विद इन फ्यू वर्ड्स अ पोएट इज़ वेरी वेल कैपेबल टू ट्रांसफ़र ऑल हिज फीलिंग्स इन द माइंड ऑफ हिज रीडर। वो अपने रीडर के माइंड में सारी बातें अपनी ईजीली ट्रांसफ़र कर देता है। हाउ? इन अ वेरी वेरी लिमिटेड वर्ड्स, बाय यूजिंग वेरी लिमिटेड वर्ड्स ही इज़ कैपेबल। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जो कि प्रोज से और ड्रामा से इसको पोइट्री को अलग करता है। स्पीकिंग पिक्चर, नेचुरल सी बात है, जब वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेगा तो हर चीज़ को में एक जान सी फूंक देगा, और वो पिक्चर जो वो बनाएगा वो खुद ही में ऐसी होगी जैसे कि एक स्पीकिंग पिक्चर वो खुद ही बोल रही हो, है ना। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इसमें एक स्पॉन्टेनियस मीन्स कंटिन्यूअस ए नेचुरल फ्लो, एक नेचुरल फ्लो ऑफ फीलिंग्स होगा तभी उसमें एक पोइट्री लिखी जा सकती है। और एक सर्टेन थीम पे बात करता है पोएट हमेशा, उसकी जो इमेजिनेशन है एक थीम को लेकर चलेगी। अगर मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पढ़ी थी पेयर ऑफ शूज़ के बारे में, एक पोएम, बहुत बहुत बढ़िया पोएम थी, तो वो एक क्या पोएम थी, शूज़ के बारे में। अब आप देखिए कितनी टॉपिक, उसकी थीम क्या थी, एक शूज़ ले रखा था और शूज़ के पेयर के बारे में पूरी डिटेल थी। तो पोएट हमेशा एक थीम पे बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोइट्री के कंपोनेंट्स या फिर प्रोसूडी। ये ऐसी चीज़ है जो जल्दी से आपको कोई शायद ना ही पढ़ाए और आपने शायद अब तक पढ़ी भी ना हो, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ पोइट्री इज़, और वी कैन सी प्रोसूडी। तो पोएम क्या होती है, कुछ लाइंस आपने लिख दी जिनको इन्हीं सब एलिमेंट्स से मिलाकर, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, अभी जितने एलिमेंट्स थे, इससे पीछे के एलिमेंट्स, जितने भी ये सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर समझो एक पोइट्री तैयार हुई। और वो पोइट्री क्या है, ये है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में मैं ये ले रही हूँ, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये टॉमस ग्रे की बहुत फेमस एलेजी है। इस एलेजी में हम देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, इट्स अ वेरी लॉन्ग एलेजी। सो ये इसको हम देख रहे हैं, तो ये एक फॉर्मेट है पोइट्री लिखने का। इस पोइट्री को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 4 लाइन्स ऊपर हैं, 4 लाइन्स नीचे हैं, और ऐसे ही ये पोएम कंटिन्यू होती है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। इस पोएम की ये 4 लाइन्स जो अबव 4 लाइन्स हैं, इस पूरी
इस 4 लाइंस को हम क्या बोलेंगे? स्टेंजा। क्या बोलेंगे? स्टेंजास। ठीक है, ये 2 स्टेंजास जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ फिलहाल, ये 2 स्टेंजा पोएम हो गई। ठीक है, एक जैसे हम प्रोज में पैराग्राफ बोलते हैं, ऐसे ही पोइट्री में हम स्टेंजास बोलते हैं। ठीक है, तो एक पोइट्री को हमेशा स्टेंजास में डिवाइड करके लिखता है एक पोएट। अब स्टेंजास के बाद क्या आता है? स्टेंजास के बाद आती हैं हमारी लाइंस। तो पोएट्री में सबसे पहले हम देख रहे हैं, पोएट्री कुछ ग्रुप ऑफ स्टेंजास है, यानी कि पोएट्री इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्टेंजास। और स्टेंजास क्या हुए? स्टेंजास आर द ग्रुप ऑफ राइम्ड लाइन्स विच बाइंड द पार्ट्स ऑफ द पोएम। इसमें क्या है? स्टेंजा में राइमिंग चलेंगी। राइमिंग क्या होंगी? स्टेंजास में राइमिंग होंगी, जैसे ए बी सी डी ऐसे। जैसे हम इसमें राइम क्या हुई स्टेंजास में? अगर हम देखेंगे राइम, यहाँ पे हम लास्ट वर्ड को देखेंगे डे, फिर सेकंड वर्ड है, सेकंड लाइन में है ली, थर्ड में है वे और लास्ट में है मी। तो राइम क्या हुई? डे, वे, ली, मी। ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमारा इसमें राइम पैटर्न क्या आता है? ए, इसमें राइम पैटर्न आएगा ए बी, ए और बी, ए बी। ऐसे ही आगे भी हम देखते रहेंगे। साइट, होल्ड, फाइट एंड फोल्ड्स। तो साइट क्या हो गई? साइट का राइम कर रहा है फाइट से, होल्ड का फाइट का राइम कर रहा है फोल्ड से। तो ये क्या लाइन हो गई? साइट, फाइट, होल्ड, फोल्ड्स। ये क्या हो गई? सी डी सी डी। ठीक है, ये सी डी ये हमारे बन गई। तो हमारी राइम स्कीम क्या आई? ए बी सी डी। तो ये इस तरह से हमारी राइम वर्ड्स, जैसे डे, वे, ली, वी, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, ये राइम वर्ड्स हो गए। तो एक राइम पैटर्न एक पर्टिकुलर स्टेंजा में फॉलो होता है, तो इसे हम स्टेंजास कहते हैं। तो स्टेंजास आर द ग्रुप ऑफ राइम्ड लाइन्स विच बाइंड द पार्ट्स ऑफ द पोएम। अब लाइन्स क्या है? जैसे आप पहला एक देख रहे हो, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। ये क्या है? लाइन्स हैं, इस स्टेंजा की लाइन्स। पोइट्री से स्टेंजा हुआ, स्टेंजा से अब हम लाइन्स पे आए। लाइन्स क्या है? लाइन्स आर द अरेंजमेंट ऑफ मीटर। लाइन्स आर द अरेंजमेंट ऑफ मीटर्स। एंड मीटर्स क्या है? मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ फुट। अभी आप इसको ऐसे ही समझिए, फिर मैं इसको उल्टा शुरू करूँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ फुट इन एवरी लाइन ऑफ अ पोएम, है ना? हर लाइन में, हर पोएम में अरेंजमेंट, जो फूड्स का अरेंजमेंट होगा, फूड्स भी कई तरीके के अरेंजमेंट में होता है। फूड कैसे अरेंज होगा इसको हम पहले समझेंगे। फूड से, फूड क्या है? व्हेन देयर इज ए डेफिनेट स्लैबल पैटर्न देन देयर इज अ फूड। और स्लैबल क्या है? स्लैबल इज द स्मॉलेस्ट अनइंटरप्टेड यूनिट। क्या? स्लैबल इज द स्मॉलेस्ट अनइंटरप्टेड यूनिट। अब इसमें कैसे हम पहचानेंगे स्लैबल? जैसे आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, ये द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। सिर्फ आप इतना ही देखिए, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये क्या है? एक लाइन है। इस लाइन को अब हम स्लैबल को देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? स्लैबल इज द स्मॉलेस्ट अनइंटरप्टेड यूनिट ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड में, इस चीज़ को बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, एक वर्ड को हम स्टॉप कर करके बोलते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम पहली लाइन को भी लेंगे इसमें, तो हम द हमने बोला, एक साथ बोल दिया, तो ये एक स्लैबल हो गया। कर्फ्यू, ये 2 स्लैबल हो गए। इसमें ये कर्फ्यू के बीच में एक लाइन लग गई, कर्फ्यू। हमने इसको 2 पार्ट में बोला, तो ये 2 स्लैबल हो गए। थर्ड वर्ड है टॉल्स को हमने एक साथ बोल दिया, तो ये 3rd स्लैबल हो गया, ये एक और स्लैबल आ गया। इस तरह से द अलग स्लैबल है, नेल अलग स्लैबल है। इसको मैं आपको थोड़ा करके भी दिखाती हूँ। ये एक स्लैबल हो गया। इसके बाद हम कर, एक स्लैबल हो गया, फ्यू अलग स्लैबल हो गया, टॉल्स एक स्लैबल हो गया, द अलग स्लैबल हो गया, नेल को भी हम एक ही बार में बोल रहे हैं, तो ये भी एक स्लैबल हो गया, ऑफ एक स्लैबल हो गया, पार
टिंग, इसको हम दो पार्ट में बोल रहे हैं, तो ये दो सिलेबल हो गए, और अब आ गया लास्ट में डे, इसको भी हम एक बार में बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कितने सिलेबल हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक लाइन में 10 सिलेबल हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट सिलेबल इज, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट अनइंटरप्टेड यूनिट ऑफ द वर्ड। एक वर्ड को हम कितने पार्ट में बोलते हैं, उसकी जो अनइंटरप्टेड है, जो बिना रुके हम बोल रहे हैं, उसको सिलेबल बोलते हैं। अब सिलेबल को हम फूट में डिवाइड करते हैं। हम अब इसको अंदर से लेके चलेंगे तो हम धीरे धीरे फिर पोइट्री पे जाते हैं। फूट, फूट क्या होते हैं, फूट कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। फूट है, फूट, फूट हैज़ डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू इट्स अरेंजमेंट्स इन अ लाइन। लाइन के हिसाब से फूट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हर लाइन में कई सारे फूट होते हैं। फूट क्या हुए, जैसे 4 टाइप के ये फूट्स हो गए, याम्बिक, एनापेस्टिक, कौन से हो गए, याम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रॉकी एंड डेक्टेल, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए, ये हमारे 4 हो गए। ये चारों हमारे क्या हैं, फूट हैं। और फूट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स, और जो अनइंटरप्टेड यूनिट है, अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल। अब वो सिलेबल क्या हो सकते हैं, याम्बिक अगर है तो उसमें अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, जिसको मैंने यू लिखा है वो है अनस्ट्रेस्ड, और ऐसे डैश बनाया है तो वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो याम्बिक फूट क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, तो वहाँ पे याम डोमिनेट करता है। एनापेस्टिक क्या होता है, जिसमें 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे और वो फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। ट्रॉकी क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ याम्बिक, एंड डैक्टिल में 1 स्ट्रेस इज फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। अब ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या है, ये क्या है, सिलेबल का पैटर्न है। सिलेबल भी 2 पार्ट में होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, द को हम अपने अंदर से बोल रहे हैं, ये हमारे बाहर से निकल के नहीं आ रहा है, द हम बाहर को नहीं बोल रहे, अंदर बोल रहे हैं, तो इसमें हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, तो ये अनस्ट्रेस्ड है। द क्या है यहाँ पे, अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। कर को हमने बाहर के लिए बोला, हमारी हवा बोलने का तरीका बाहर की तरफ आया, तो कर, इसको हमने स्ट्रेस दिया, तो ये स्ट्रेस लेवल हो गया। ये द अनस्ट्रेस्ड, और कर स्ट्रेस्ड। फ्यू को फिर हमने अंदर लिया तो ये अनस्ट्रेस्ड हो गया। ऐसे ही टॉल्स क्या है, ये फिर स्ट्रेस्ड हो गया, इसको हमने फिर जोड़ दे के बोला है, द अनस्ट्रेस्ड हो गया। नेल हो गया स्ट्रेस्ड, ऑफ हो गया अनस्ट्रेस्ड। पार्टिंग स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, टिंग अनस्ट्रेस्ड हो गया, और डे हो गया स्ट्रेस्ड, ठीक है। द हमने स्ट्रेस नहीं दिया इसमें, तो ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। कर्फ्यू, कर अंदर से बोला तो ये स्ट्रेस्ड हो गया, और फिर फ्यू जो है अनस्ट्रेस्ड हो गया। टॉल्स फिर स्ट्रेस्ड आ गया, और द अनस्ट्रेस्ड हो गया। तो ये फूट क्या है, हम इसमें एक डेफिनेट पैटर्न देख रहे हैं इस लाइन में, जैसे कि अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, एंड अगेन अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस, एंड अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। ये 5 तरीके से हम देख रहे हैं, इसको 5 पार्ट में हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला फूट, ये हो गया हमारा सेकंड फूट, ये हमारा हो गया थर्ड फूट, ये हमारा हो गया फोर्थ फूट, और ये लास्ट हो गया हमारा 5 फूट। तो ये 5 फूट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम ये 5 फीट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी फीट में, 5 फीट में जब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाता है हमारा पेंटामीटर। ये कौन सा फूट है, ये बना है हमारा याम्बिक। ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये क्या है, याम्बिक। याम्बिक बनेगा ये याम्बिक, इसका पैटर्न आया हमारा याम्बिक,
अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। और फूड भी हमारे इतने टाइप के होते हैं, कितने, मोनोमीटर, डायामीटर, ट्रायामीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर एंड ऑक्टामीटर। तो मोनोमीटर क्या हुआ, जिसमें एक सिंगल फूट होगा। डायामीटर क्या हुआ, जिसमें 2 होंगे। ट्रायामीटर 3 होंगे, 3 फूट होंगे। टेट्रामीटर 4 होंगे। पेंटामीटर 5 होंगे। हेक्सामीटर 6 होंगे। और हेप्टामीटर में 7 और ऑक्टामीटर में 8 होंगे। ये 2 बार लिख दिया गया है, 8 होंगे, ठीक है। तो जब स्लैबल्स फूड जो हैं 1 फूट का आएगा तो वो मोनोमीटर, 2 फूट का होगा डायामीटर, 3 फूट का अगर एक लाइन है जिसमें 3 ही फूट आ रहे हैं, 3 ही फीट आएंगे तो वो क्या है, ट्रायामीटर। और जब 4 फीट का एक लाइन होगी तो वो टेट्रामीटर, और 5 फीट की होगी तो पेंटामीटर। अगर हम देखें तो हमारा क्या है, इससे पहले हमारी क्या है, ये 5 फीट की हमारी ये लाइन आई थी जिसको हमने 5 फीट्स में ऐसे डिवाइड किया था, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। तो ये क्या होगी हमारी, पेंटामीटर। और इसमें याम डोमिनेट कर रहा है। याम क्या है, याम अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। तो ये याम डोमिनेट कर रहा है और इसलिए ये 5 फीट में डिवाइड है, इसलिए ये पेंटामीटर हो गया, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक। अभी मैंने आपको बताया स्टैंजा में ए बी कैसे राइम स्कीम निकालते हैं, ये राइम स्कीम कहलाती है। इसके बाद हमने स्टडी किया कि फूट, मीटर, इन सब में कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये लाइन क्या है, याम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। अब हम समझेंगे, मीटर का हमने ये पार्ट पढ़ लिया। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि पोएट्री, ये पूरी पोएम क्या है, एक पोएट्री है, ठीक है। ये एक पूरी पोएम है, एक पूरी पोएम है। इस पोएम में ये एक स्टेंजा है और ये सेकंड स्टेंजा है। तो अगर हम इसी को पूरी पोएम माने तो ये 2 स्टेंजा पोएम है, ओके। स्टेंजा के बाद आ गए हमारे लाइंस। इसमें ये लाइंस हैं, इन लाइंस में एक डेफिनेट राइम स्कीम फॉलो हो रही है, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारी राइम स्कीम फॉलो हो रही है। इसके बाद हमने इसको फूट्स में डिवाइड किया, मीटर में डिवाइड किया। मीटर हमारा है पेंटामीटर और फीट है हमारे अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, यानी कि याम इसमें डोमिनेट कर रहा है। तो ये याम पेंटामीटर में लिखी गई है, याम्बिक पेंटामीटर में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है। तो ये क्लियर हो गया, पोएट्री से स्टेंजा, स्टेंजा लाइंस, लाइन से मीटर, मीटर से फूट, फूट से स्लैबल, ठीक है। अब हम देखेंगे राइम क्या है। राइम क्या होती है, इंटरलाइंस हार्मनी, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे ए बी क्या है, ये राइम है। तो ये राइम स्कीम कहलाती है। अगर एक पैटर्न वो फॉलो कर रही है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके वो पूरा फॉलो कर रही है पूरी पोएम, तो वो राइम लाइन वर्ड्स हैं। उसमें इंटरलाइन की हार्मनी जो होती है वो राइम कहलाती है। अगर हम इंटरलाइन की बात करते हैं तब तो वो राइम है, लेकिन हम इंटर वर्ड्स की बात करें, अगर उनके बीच में आपस में हार्मनी है तो वो क्या है, जैसे कि वर्ड एंड वाइट, वो क्या है, रिद्म। उसको हम रिद्म बोलते हैं। जैसे ड ड ड, जैसे हम गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसमें एक साउंड क्या, एक बीट बजती है, ड ड ड करके। इन द सेम वे ऐसे ही एग्जाम्पल है, मैंने आपको दिया है वर्ड वाइड, इसमें ड ढ की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है, रिद्म है इसकी। तो रिद्म ये हो गया, ठीक है। अब हम पोएट्री में और क्या देखते हैं, पोएट में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा मीटर वगैरह, अब इसके बाद नेक्स्ट रिद्म पढ़ा, राइम पढ़ा। नेक्स्ट आ गया हमारा मैनी फिगर ऑफ स्पीचेस, यूज़ ऑफ मैनी फिगर ऑफ स्पीचेस। पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल कंपोजिशन बनाने के लिए पोएट उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करता है। ये तो उसका एक कंपोनेंट पार्ट हमने देखा। उसमें एक पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती हैं, जैसे कि हम लेंगे सिमली, हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच अगर हम लें तो दैट इज़ सिमली। सिमली क्या होती है, जिसे आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, उपमा अलंकार शायद, तो जिसमें हम
एज, लाइक, इन सब का यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें अगर सिमली का, तो ही इज़ शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़। तो एज ब्यूटीफुल, तो हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं रोज़ से। या फिर हम कहें अ कैमल इज़ लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, जैसे कि कैमल एक शिप का, डेजर्ट का शिप है ना, रेगिस्तान का जो शिप है वो कैमल है, डेफिनेटली है ना। तो हमने कैमल को किससे कंपेयर किया? शिप से, लेकिन हमने यूज़ किया वर्ड लाइक को हमने यूज़ किया, तो वो हो गई सिमली। ऐसे ही मेटाफर होता है। मेटाफर क्या है? जिसमें हमने सीधा कंपेयर कर दिया, हमने वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, सो एज लाइक। जैसे कि हम सीधा कहें कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये मेटाफर हो गया। हमने सीधा ही बता दिया कि कैमल क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक पोएट अपनी बात को कहने के लिए निर्जीव चीज़ के अंदर भी जान डाल देता है, इन एनिमेट चीज़ों को में भी एनिमेशन डाल देता है, एनिमेट कर देता है उसे। जैसे कि एक अगर वो पोएम सुनाए, पेड़ के बारे में लिख रहा है, ट्री के बारे में लिख रहा है, तो उसमें भी ऐसे बोलेगा जैसे ट्री बोल रहा है। तो ये सब क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन का पार्ट हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन का जैसे हम बोलें लव इज़ ब्लाइंड, एक एग्जाम्पल लें हम, लव इज़ ब्लाइंड, तो लव इज़ ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा होता है? होता है, अंधे आँखें होती हैं उसकी। लव तो एनिमेट है ही नहीं, इनएनिमेट है ना, उसको तो अमूर्त है, वो हम देख ही नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये तो हम देख ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसको बोलें लव इज़ ब्लाइंड, तो हमने क्या करा है? लव को पर्सोनिफाइड कर दिया है, उसका मानवीकरण कर दिया है, और ऐसे दिखा दिया है जैसे उसकी आँखें, और वो आँखें होकर भी अंधा है। ठीक है, तो लव इज़ ब्लाइंड, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या हुई? जिसमें हम एपोस्ट्रॉफी मार्क को यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी मार्क जैसे एज यू ऑल नो, आई थिंक यू ऑल नो इट इज़ एपोस्ट्रॉफी मार्क, एक डंडा नीचे एक डॉट, तो जहाँ पे ये यूज़ होता है तो उसे हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो जहाँ पे हम ओ विंड, जैसे हम बोलें ओ विंड, तो ओ के बाद हम एपोस्ट्रॉफी मार्क ऐसे लगा दें, या ओ डेथ यू आर, ओ डेथ कम सून, तो इस तरह की क्या है, ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर अभी हम पोएम में ये पाते हैं ओ डेथ कम सून, फिर एपोस्ट्रॉफी मार्क आ रहा है ओ डेथ के बाद, तो वो क्या पाते हैं हम? एपोस्ट्रॉफी है वहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये सब चीज़ें क्या है? पोएम की ब्यूटी को बढ़ाती हैं। जस्ट टू एनहेंस द ब्यूटी द पोएट यूज़ फिगर ऑफ स्पीचेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या हुई? किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, अतिशयोक्ति, अलंकार। तो अतिशयोक्ति क्या हुई? जैसे शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने रो रो के समुंदर ही बना दिया, मतलब इतना रोई कि समुंदर बन गया, ओशियन बन गया। तो शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, तो ये क्या है? हाइपरबोल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ऑक्सीमोरन जब हम दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, क्या होता है? जब इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जब उसके अपोजिट मीनिंग हो। जैसे लाइफ इज़ बिटर स्वीट, हमने दो वर्ड्स एक साथ रख दिए, बिटर भी रख दिया और स्वीट भी रख दिया, खट्टा मीठा, है ना, सारा हमने दोनों एक साथ रख दिए, तो दैट इज़ ऑक्सीमोरन। एलिटरेशन कब होता है? जैसे इससे पहले भी हमने एक वर्ड पढ़ा था डब्लू, वर्ड एंड वाइड, तो वर्ड डब्लू पहला वर्ड अगर सेम आ रहा है तो वो एलिट्रेशन हो गया। जब हमारे वर्ड्स का रिपीटेशन हो, उसके फर्स्ट लेवल का रिपीटेशन हो, तो देन इट इज़ एलिटरेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एलिटरेशन। ठीक है। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस इज इंटर वर्ड्स हार्मनी, जो वर्ड्स के बीच में हार्मनी होती है उसको हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे हम जो सेम साउंड के वर्ड्स आते हैं, यानी कि सिमिलरिटी इन साउंड्स बिटवीन इंटरनल वॉवल्स इन नेबरिंग वर्ड्स के जो वाउल में जो हार्मनी आपस में सेट होती है उसको हम एसोनेंस कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल आप अगर लो तो डियर, कम नियर एंड फियर नॉट। तो ये क्या है? डियर, नियर, फियर, ये क्या है? एक वॉवल साउंड में आपस में हार्मनी हो रही है। जैसे एलिट्रेशन में हम फर्स्ट वर्ड को देखते हैं, ऐसे ही एसोनेंस में हम जो वाउल होती है इंटरनल वर्ड्स के अंदर जो वाउल्स होती हैं उनके हम हार्मनी को देखते हैं, तो वो एसोनेंस हो जाती है। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया साउंड इंडिकेशन, इसमें हम साउंड को सुनते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें साउंड के लिए, जैसे नदियों की आवाज़ आ रही है ना। जैसे अगर हम इसी में ही एक द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, देखिए इसमें भी है एक, जो हमने पहली लाइन अभी पढ़ी थी, इसमें भी ओनोमोटोपोइया है। द कर्फ्यू टॉल्स, कहीं की बेल की आवाज़ आ रही है, नेल, नेल मीन्स डेथ बेल, जो डेथ बेल है डे डाइंग की, तो एक बेल की आवाज़ आ रही है। द कर्फ्यू टॉल्स द बेल, टॉल्स हेयर इज ऑल्सो बजना, बेल का बजना, घंटी का बजना। तो ये इससे क्या साउंड हमारा क्लियर हो रहा है, जैसे कुछ घंटी बज रही है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो इसमें क्या है? ओनोमोटोपोइया है। इस लाइन में एक डेथ बेल की आवाज़ आ रही है, एक घंटे की आवाज़ आ रही है। हालांकि ये घंटा कहाँ बज रहा है? चर्च यार्ड में बज रहा है, चर्च में बज रहा है ये घंटा। इवनिंग के टाइम पे जो घंटा बजता है ये उसकी आवाज़ है। पर यहाँ पे क्या है? द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यहाँ पर हमें ये ऐसा फील हो रहा है कि हमारे कानों में भी जैसे वो चर्च यार्ड का घंटा, चर्च का घंटा बज रहा हो। तो इस लाइन में क्या है? ओनोमोटोपोइया है। पन, पन इज़ द प्ले ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स से, शब्दों से खेलने को पन कहते हैं, है ना। जैसे एक ही लाइन में इट कंसिस्ट इन अ प्ले ऑफ ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ वर्ड। जैसे कि एक ही लाइन में हो गया कि अगर हम वर्ड को तो एक बार यूज़ करें पर उसके मीनिंग्स कहीं निकले। जैसे आप श्लेष, शायद हिंदी में होता है अलंकार, ये एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलते हो, है ना। आप बोल रहे हो अच्छा, पर वो अच्छा नहीं है, वो इट इज़ समथिंग एल्स, है ना। एक बार उसमें बोला जाता है पर उसके कई मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो क्या होता है? पन होता है वहाँ पे। ऐसे ही आयरनी देखेंगे, आयरनी क्या होती है? विडम्बना, जहाँ की हम बोलना तो कुछ चाहते हैं और बोल रहे हैं कुछ, किसी को बोल रहे हैं ही इज़ वेरी जेंटलमैन, पर एक्चुअली में ही इज़ नॉट, है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही गंदा रहता है, तो ही इज़ वेरी जेंटलमैन भाई, तो इट इज़ लाइक एन आयरनी। ऐसे ही अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, ये सब अंडर स्टेटमेंट क्या हो गई? हाइपरबोल की अपोजिट हो गई। जैसे कि किसी चीज़ को बहुत ही लो करके देना, बहुत ज़्यादा घाव हो गया पर उसको कह दिया अरे कुछ नहीं है ना, तो दैट इज़ अंडर स्टेटमेंट। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, और भी हैं, बहुत हैं इसमें। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच, ये जस्ट एन एग्जाम्पल था कि फिगर ऑफ स्पीचेस भी एक पोएट यूज़ करता है अपनी पोएम को और ब्यूटीफुल बनाने में। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेजरी। इमेजरी, पोएट अपनी पोएम में इमेजरी का यूज़ करता है। अच्छा, एक चीज़ ये रह गया आपका, ये कपलेट, टर्सेट, क्वार्टरेन, सस्टेन, ऑक्टेव। स्टेंजास को जब हम पढ़ा रहे थे तो इसमें स्टेंजा क्या हो गए? स्टेंजा हो गए। जैसे ये 4 लाइन का स्टेंजा है तो इट इज़ क्वार्टरेन, ये भी 4 लाइन्स हैं तो क्वार्टरेन। 2 लाइन्स का जब स्टेंजा होता है खाली, जब 2 ही लाइनें होती हैं तो हम उसे कपलेट बोलते हैं, जब 3 लाइनें होती हैं तो टर्सेट बोलते हैं। क्वार्टरेन अभी मैंने बताया 4 लाइन का स्टेंजा, ये है क्वार्टरेन। और सस्टेट 6 लाइन का, और ऑक्टेव जो है जिसमें 8 लाइनें होती हैं उस स्टेंजा को हम ऑक्टेव बोलते हैं। इमेजरी, हम आ गए थे अब इमेजरी पे। इमेजरी क्या है? सेंस ऑफ टेस्ट। इमेजरी कहाँ से निकलती है? थ्रू सेंसेस। हमारे को जो अभी मैंने पोएट्री के एलिमेंट्स में पढ़ाया था कि अपीलिंग पावर होती है, पोएट्स की राइटिंग में एक अपीलिंग पावर होती है। तो वो अपीलिंग पावर कहाँ से आती है? उसकी इमेजरी से आती है। और इमेजरी क्या होती है? हमारे को सेंस से मिलती है, सेंस। तो जितने भी हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। वी हैव 5 सेंसेस: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग। तो ये 5 सेंसेस जो होते हैं हमें हमारे आउटर वर्ल्ड से फीलिंग्स देते हैं, है ना। तो ये सभी के अंदर होते हैं ये 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस को यूज़ करता है एक पोएट अपनी
इमेजरी यानी कि इन पांचों सेंसेस को वो अपनी पोएम में यूज़ करके हमको वो फील कराता है। अब इस बात को और समझाने के लिए मैं ये एक एग्ज़ाम्पल लाई हूँ तुम्हारे सामने। ये एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या है, कीट्स की एक बहुत ही फेमस ओड है, ओड टू ग्रेशियन अर्न। ओड टू ग्रेशियन अर्न, अर्न मीन्स वेसल, एक पॉट है, बर्तन है, जिसके बारे में जिसमें बहुत सारी कुछ कलाकृति हो रही है और एंशियंट है, बहुत पुराना है। उसको देखता है पोएट, यानी कि जॉन कीट्स देखते हैं, और उस जॉन कीट्स जब उसको देखते हैं उस वेसल को, तो उसमें इतनी सुंदर कलाकृति लगती है, तो उन्होंने उस पर एक पूरी पोएम लिख दी। और उस पूरी पोएम में वो लिखते हैं कि उस अर्न पे क्या क्या प्रिंट था, क्या छपा हुआ था। तो उसी में एक ऐसे छपे हुए थे कि जैसे कुछ मेलोडीज़ बजा रहे हैं, कुछ पाइपर्स बैठे हैं, वो अपनी मेलोडीज़ बजा रहे हैं, वो म्यूज़िक बजा रहे हैं अपने उन पाइप से। तो ऐसा उसमें एनग्रेव था उस अर्न में। उस अर्न को जब जॉन कीट्स देखते हैं तो वो लिखते हैं, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हर्ड मेलोडीज़ तो स्वीट है ही हैं, जो अगर हम कहीं कोई म्यूज़िक सुनते हैं, मेलोडीज़ हियर मीन्स म्यूज़िक, अगर हम कहीं म्यूज़िक सुनते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है ना, स्वीट लगता है, हमें बहुत अच्छा प्लीजेंट लगता है। स्वीट मीन्स प्लीजेंट, वी फाइंड इट प्लीजेंट, बट दोज अनहर्ड, पर वो जो अनहर्ड है, जो हमने सुना ही नहीं, यानी कि जो ये यहाँ पे अर्न में एनग्रेव्ड है, इसको तो हमने सुना नहीं, लेकिन ये पिक्चर में दिख रहा है हमें, है ना, पर हम इसको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी इमेजरी से फील कर सकते हैं कि वो कैसे पाइप बजा रहा है, और उस फीलिंग को इतना सुंदर लग रहा है। आर स्वीटर, वो और ज़्यादा स्वीट लग रहा है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन ये सॉफ्ट पाइप। तो इसलिए तुम सॉफ्ट पाइप मतलब तुम सॉफ्ट मेलोडीज़ बजाने वाले, सॉफ्ट पाइप वाले तुम बजाते रहो। यू प्ले ऑन मीन्स यू कंटिन्यू, यू आर प्लेइंग ऑन दोज स्वीट पाइप्स बिकॉज यू आर मोर स्वीटर दैन द हर्ड मेलोडीज़। आपका बजाना ऐसा है जैसे कि और सुंदर क्यों है? क्योंकि उसको हम अपनी इमेजिनेशन से सुन रहे हैं। अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो कि वो पाइप बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कानों में भी वो संगीत बजता है ना, बजता है ना। तो इन द सेम वे वही बोल रहे हैं वो कीट्स यहाँ पर कि हर्ड मेलोडीज़ तो सुंदर है, पर जो अनहर्ड है वो और ज़्यादा स्वीट है। इसलिए पाइप्स, ब्यूटीफुल पाइप्स, तुम बजाते रहो, अपने पाइप को, म्यूज़िक को बजाते रहो, और ये हमेशा बजता रहेगा, कभी स्टेल नहीं होगा, कभी हमारे कानों को अनप्लीजेंट नहीं होगा, है ना। तो देखिए, एक इसमें सारी बातें आ गई। इन 2 लाइन्स में मैं आपको पूरी पोएम का एक सार समझा देती हूँ कि इसमें सब चीज़ें आ गई हमारी, जितने भी कंपोनेंट्स हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वो सारे आ गए। इसमें इमोशंस भी आ गए, इमेजिनेशन पावर भी आ गई, और एस्थेटिक तो इतना ज़्यादा है। आप देखिए कितनी सुंदरता से उसने वर्णन किया है। केवल एक पिक्चर को देख के वो इतना अच्छा वर्णन कर सकता है। रिक्रिएशन भी कर दिया उसने। तो पोएट का जो वो पीस ऑफ वेसल था, वो क्या था? रिक्रिएशन, वो क्रिएशन था, है ना। जो वेसल था जिस पे ये एनग्रेव्ड है, हर्ड मेलोडीज़, जो मेलोडीज़ बजा रहे हैं वो एनग्रेव्ड है, तो वो तो क्रिएशन थी। लेकिन पोएट ने इसको क्या किया? रिक्रिएट कर दिया अपने वर्ड से। और इसी में अपीलिंग पावर भी हमारी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि इसमें इट इज़ मोर ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड बिफोर अस, है ना। सो अपीलिंग पावर्स तब होती हैं जब बेस्ट वर्ड्स आर पुट इन बेस्ट ऑर्डर्स। कॉलरिज कहते हैं बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर इज हैज़ सम अपीलिंग पावर, उसी के साथ अपीलिंग पावर होती है। तो ये बहुत सुंदर वर्ड्स को इन्होंने लिखा है। थॉट्स भी बहुत ऊंचे हैं इनके, सबलाइम हैं। मॉरल वैल्यूज़ भी इसमें कन्वे हो रही है। मॉरल वैल्यू कैसे? इसमें कहीं कुछ मॉरल, प्लेटो कहते हैं ट्रू पोएट्री मस्ट गिव सम मॉरल वैल्यू। ट्रू पोएट्री जो है, एक कुछ मॉरल वैल्यू भी उसमें ज़रूर होती है, और कुछ ऐसा रीडर सीखता है जो कि अननोइंगली सीख जाता है ना। अब इसमें हम क्या अननोइंगली सीख रहे हैं? इसमें हम अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो हम क्या सीख रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, और जिस नज़रिए से पोएट हमें वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा है कि वो कितना सुंदर है वो दृश्य, उस वेसल को इससे पहले भी कई लोगों ने देखा होगा, पोएट के विजिट से पहले, और आफ्टर दैट ऑल्सो मैनी पीपल विजिटेड दैट
Grecian urn. But no one has seen that Grecian urn in this point of view as Keats is putting before us, है ना, जैसा कीट्स हमारे सामने रख रहे हैं ऐसा हमने कभी नहीं देखा होगा। तो ये एक चीज़ें हैं जो हम चीज़ों की भी हमें वैल्यू करनी चाहिए। और इसमें हम क्या देखते हैं, कंसाइज है, 2 ही लाइनों में उसने ऐसी बात कह दी जो कि शायद कोई, मैं इतनी देर से आपको लंबे प्रोज में समझा रही हूँ तो मैं आपको प्रोज में समझा रही हूँ वो चीज़, लेकिन इन 2 लाइनों को देखो उसने ऐसे लिख दिया कि इतनी देर लग रही है मुझे सिर्फ इन 2 लाइनों को समझाने में, है ना। तो प्रोज इज़ लेंथ बट पोइट्री इज़ कंसाइज। तो ये स्पीकिंग पिक्चर, इसमें स्पीकिंग पिक्चर की भी क्वालिटी आ रही है, आपकी आंखों के सामने वो ग्रेशियन अर्न आ जा रहा है जो कि उसमें बैठ के वो पाइप बजाने वाले लोग उसमें मेलोडीज़ को बजा रहे हैं। तो वो जब इसको पढ़ते हैं हम पोएम को तो हमारे सामने उसकी पिक्चर ही आ जाती है। और ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो तो है ही कीट्स की इमेजिनेशन का कि वो कंटिन्यू ये लिख रहे हैं। इसमें कई सारे पिक्चर्स हैं, आगे भी वो जैसे लिखता है एक लवर जो है अपने बिलवड को चेज़ कर रहा है तो वो कहता है कि ये चेज़ हमेशा बरकरार रहेगा, कभी इसका ख़त्म नहीं होगा, और प्यार तो ख़त्म हो जाते हैं बट ये हमेशा एवर एंडिंग होगा, इट विल नेवर एंड, है ना। और एक थीम पर काम करते हैं, और थीम भी आप देख सकते हो इन 2 लाइनों में कि थीम क्या है, ग्रेशियन अर्न। उस ग्रेशियन अर्न में क्या पिक्चर्स बने हुए हैं वो इसकी पूरी थीम है। तो ये मैंने पूरे एलिमेंट्स भी आपको इन 2 लाइनों में समझा दिए। तो ये इस लाइन में पोएट बहुत सारी इमेजरी को यूज़ कर रहा है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट। इसमें कौन कौन सी आ रही हैं, सेंस ऑफ हियरिंग आ रही है, वो पाइप जो बज रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कानों में भी बज रहे हैं, भले ही हम नहीं देख सकते, दो वी कैन नॉट सी दोज मेलोडीज़ बट वी कैन फील दोज मेलोडीज़ थ्रू दीज वर्ड्स। तो क्या है ये, सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। इसमें सेंस ऑफ साइट का भी यूज़ कर रहे हैं वो, कि इसमें साइट भी है, दिख रही है, क्योंकि वो कीट्स देख पा रहे हैं उस ग्रेशियन अर्न को, है ना। तो इन 5 इमेजरीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करके, जैसे इन 2 लाइनों में मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इसी तरह के हम कई सारी पोइट्रीज़ देखते हैं जिसमें इस तरह की इमेजिनेशंस को हम देखते हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने भी दिया है, एक डैफोडिल्स पोएम दिया है उन्होंने, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि वो डैफोडिल्स जब वो देखते हैं तो आँखों को जब बंद करते हैं तो ही फील वेरी गुड एंड फील प्लेजर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारी इमेजरी का पार्ट है। लास्ट आता है डिक्शन। जो पोएट जिस फॉर्म में लिखते हैं वो अलग ही होती है ना। जैसे सिंपली हम किसे बुलाएंगे, ओ राजा इधर आओ, राजा इधर आओ, अगर माना मैं बुलाऊं राजा इधर आओ, है ना, तो वी कैन से सिंपली इन प्रोज राजा इधर आओ। पर पोइट्री में हम इसे कैसे बोलेंगे, ओ राजा इधर तो आजा। तो क्या है ये क्या है, पोइट्री, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएम, है ना। पोइट्री में हम इसको अलग ही तरीके से लिखते हैं। और ये जो लिखने का तरीका है इसको पोएटिक लाइसेंस भी बोलते हैं। एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है पोएटिक लाइसेंस, जो कि पोएट्स को मिला होता है, क्योंकि उन्हें इस तरह से अपने वर्ड्स को यूज़ करने के लिए पूरी आज़ादी होती है, इसलिए उन्हें पोएटिक लाइसेंस मिला होता है। उसमें हम ना तो ग्रामर फॉलो करते हैं, ना हम SVO का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हम प्रोज में करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा हम यही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन पोएट्स की जो राइटिंग होती है उसमें हम ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। उसमें वर्ब भी पहले आ सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी पहले आ सकता है। तो इस तरह का ये लाइसेंस सिर्फ पोएट्स को मिला होता है। जनरल में अगर हम ऐसे लिखें या बोलें तो ये गलत होता है। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो डिक्शन मीन्स शब्द व्यवस्था, जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हैं वो पोएट्स के कैसे हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं और किसी भी फॉर्म में पोएट अपनी बात को कहने के लिए ईजी है, फ्री है, वो कह सकता है। तो इनको बोलते हैं हम डिक्शन। तो पोएट हैव अ पोएटिक लाइसेंस टू राइट इन एनी वे, और उसकी जो शब्द व्यवस्था होती है, जो वर्ण व्यवस्था होती है, इट इज़ वेरी सबलाइम एंड हैज़ सम काइंड ऑफ अपीलिंग पावर। ओके, और इन्हीं सब क्वालिटीज़ को देखते हुए जो ग्रीक्स थे वो पोएट्स को क्या कहते थे, वेट्स। वेट्स का मतलब होता है अ मेकर और अ क्रिएटर आफ्टर गॉड। दे कंसीडर पोएट एज आफ्टर गॉड। गॉड के बाद वो हमेशा सेकंड क्रिएटर किसको मानते हैं, ग्रीक्स, पोएट को।
क्योंकि एक तो गॉड ने ये रचना की है हमारे चारों तरफ, जो उसको हम देख सकते हैं अपनी आइज़ से, द होल वर्ल्ड वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज़। तो ये क्या है, गॉड की क्रिएशन है। पर एक और क्रिएशन होती है जिसको कि पोएट क्रिएट करता है, उसका रिक्रिएशन करता है। तो इस रिक्रिएशन के लिए ही ग्रीक्स जो है पोएट को वैट्स कहते हैं, मीन्स मेकर और अ क्रिएटर। तो ये एक खास बात है। इसके आगे हम और लेक्चर सीरीज़ लेकर आएंगे, इसी के लिए, पोएट्री के लिए भी, प्रोज के लिए भी। इस तरह की लेक्चर सीरीज़ चलती रहेंगी। डू अटेंड दोज लेक्चर सीरीज़ एंड try to learn more and more. If you have any query, then contact me and call me. Okay, have a nice day. We will see you.